बेटा गुड आफ्टरनून। ठीक है बेटा सब बच्चे, टॉपिक चल रहा था डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन अकाउंट्स एज पर AS 10। हमने बताया बेटा मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन कौन कौन से हो सकते हैं। SLM हो सकता है, WDV हो सकता है, या बाकी सारे मैंने डाल दिए अदर्स की कैटेगरी में। अब अदर्स भी बहुत सारे बात कर लेंगे बाद में। फिर हमने बात की यहां पर कि अकाउंटिंग के भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। मान लेते हैं आप डेप्रीसिएशन लगा रहे हैं SLM मेथड से, तो भाई उसको किताबों में रिकॉर्ड तो करोगे ना। अब रिकॉर्ड करने के भी दो तरीके कौन कौन से बेटा, जल्दी बोलो बोलो बेटा। When asset account is maintained at cost price, या रेडी, चलो पहले वो कर लो, कोई बात नहीं। Asset account is maintained at reduced value, यानी बेटा क्या करने वाले हैं, जितना भी डेप्रीसिएशन होगा इसी अकाउंट में लगाते चलेंगे। या बेटा क्या करेंगे, एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट प्राइस, यानी जितना भी डेप्रीसिएशन होगा वो सेपरेट अकाउंट में लगाएंगे। यहां बनाएंगे दो अकाउंट, एसेट अकाउंट और दूसरा कौन सा, प्रोविजन फॉर डेप्ट कह लो या एक्यूमुलेटेड डेप्ट कह लो, और यहां बनेगा सिर्फ एक अकाउंट, कौन सा बेटा। इतनी बात मैं आपके साथ अभी तक पिछले इस चैप्टर में पिछली दो क्लासेस में कवर कर चुका हूं बेटा, ठीक है। और सुनिए, सुनिए देखें, अब इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा खाली आज। मैंने क्या किया, नोट मत करना कुछ भी अभी। मैंने क्या किया, एक एसेट परचेज की एंड कॉस्ट ऑफ द एसेट इज लेट्स से 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपए की एक एसेट खरीदी मैंने, और लाइफ ऑफ द एसेट was estimated as 10 years। 10 years 10 साल ये एसेट चलेगी मेरी, एंड 10 साल बाद स्क्रैप वैल्यू इज एस्टिमेटेड टू बी 10,000 रुपीज। 10,000 रुपए की स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेट की गई। तो बेटा जरा बताना, इस मुताबिक आप डेप्रीसिएशन पर एनम कितना लगाओगे, अज्यूमिंग SLM मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। बोलो बेटा भाई, 2 लाख रुपए माइनस 10,000 रुपए डिवाइड बाय 10, कितना बता दिया आपने सर। हम 19,000 रुपए पर एनम का डेप्रीसिएशन लगाते जाएंगे। बेटा ऐसे ही करोगे कि नहीं करोगे? अच्छा, अब इस बात को बेटा हो गए 3 साल, आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स। एक बात बताइए, 3 साल बाद, 3 साल तक ये बताइए यहां पर कितना टोटल डेप लग चुका है 3 साल का। बेटा ये कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ये लग चुका है डेप्रीसिएशन 19 इंटू 3 57,000 रुपीज। बेटा ये डेप लग चुका है अभी तक। तो 3 साल बाद ये बताइए इसकी बुक वैल्यू कितनी है एसेट की,
एसेट आपकी किताबों में कितने की आ रही होगी? बोलो बेटा। सर ये जो बुक वैल्यू है ना, 2 लाख एसेट किताबों में थी, अकाउंट 2 लाख से शुरू किया था आपने, डेप लगाया डेप लगाया डेप लगाया, और बेटा 57,000 का डेप 3 साल में लगा दिया। आज वैल्यू बची हुई है 1,43,000। यहां तक ठीक है बेटा? रिमेनिंग लाइफ कितनी है? सर 3 साल गुजर चुके हैं, 7 साल रिमेनिंग लाइफ है। 7 साल, अभी एग्जाम्पल, अभी केस तैयार कर रहा हूं, पूछा कुछ नहीं है मैंने आपसे। एक एसेट खरीदी, 10 साल लाइफ थी, 3 साल तक डेप लगाते गए, 7 साल अभी बचा हुआ है, लेकिन नाउ अब मुझे लग रहा है नहीं भाई ना, 7 साल नहीं, ये एसेट तो अब 5 ही साल और चल पाएगी। हो सकता है ऐसा? हाँ भाई हो सकता है। ये अकाउंटिंग एस्टीमेट ही तो था। 10 साल शायद चलेगी, 3 साल चलने के बाद जब मशीन की मैंने कंडीशन देखी, नहीं भाई नहीं, इसमें ना बचा दम, अब ये तो 5 ही साल चल पाएगी। या उल्टा भी हो सकता है, क्या 3 साल बाद लगा अरे अभी तो और 10 साल चल जाएगी, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यानी वी वांट टू रिवाइज द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा जी सीए साहब ये तो मशीन जो है अभी 5 साल ही चल पाए। एक ही एग्जांपल पकड़ लेते हैं। सीए साहब एक प्रॉब्लम है। बोलो बताओ क्या प्रॉब्लम है? सीए साहब इस मेरा एस्टीमेट ना मुझे रिवाइज करना है, ये लग रहा है मुझे 10 साल चल रही थी, शुरू में लग रहा था 3 साल चल गई है, 7 साल बचे हुए हैं, लेकिन मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा है कि इसकी जो रिवाइज्ड रिमेनिंग लाइफ है वो सिर्फ 5 साल है। बेटा केस समझ में आया? अभी तो ये आपके पास क्लाइंट केस लेकर आया है अपना, अब आपको उसे सजेस्ट करना है कि नाउ ऑनवर्ड्स डेप्रीसिएशन कितना लगना चाहिए। नाउ ऑनवर्ड्स डेप्रीसिएशन कितना लगना चाहिए? भाई कुछ छेड़छाड़ हुई है ना, बोलो बेटा, तो उसके हिसाब से क्या डेप्रीसिएशन अभी भी 19,000 रुपए सालाना का लगेगा? वो तो नहीं लगेगा पक्का, कुछ ना कुछ बदलाव तो होगा। पॉइंट इज अब चेंज क्या आएगा? तो बेटा मेरे पास जब क्लाइंट आया तो मैंने कहा जी चलो बताता हूं मैं आपको, अभी थोड़ा व्यस्त हूं मैं, कल बता दूंगा आपको। ठीक, मैंने क्या किया झट से बताओ, मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 खोल लिया। मैंने कहा देखता हूं क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है वही क्लाइंट को चिपका दूंगा, ऐसा कर लेना। अब जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 खोला मैंने और ढूंढा उसमें चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, अगर ये एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ चेंज हो जाए तो क्या करना है? तो पता है वहां क्या लिखा था? वहां लिखा था इन केस ऑफ चेंज इन, अभी लिखवा दूंगा, इन केस ऑफ चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ द इम्पैक्ट हैज टू बी टेकन विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, द इफेक्ट इज टेकन प्रोस्पेक्टिवली। अब ये क्या होता है ये मुझे नहीं पता। दूसरा वहां लिखा था द अनअमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट should be written off over the revised remaining useful life। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझ में कुछ नहीं आया लेकिन हाँ ठीक है। देखते हैं, अभी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा क्या लिखा है एएस में। एएस तो ऐसे लिखा होता है, वहाँ कोई एग्जाम्पल वगैरह नहीं होते, स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ की लैंग्वेज होती है, इंटरप्रिटेशन निकालते रहो अपने आप।
मतलब निकालो अपने आप। जैसे लॉ होता है ना, लॉ अगर बेयर एक्ट देखोगे तो बस सेक्शन होता है वहां पर, कोई एग्जाम्पल नहीं, कुछ नहीं होता उसके अंदर बेयर एक्ट में, वो लिख के छोड़ देते हैं बस सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 लॉ, बस खत्म। तो ऐसे ही एएस में भी उसने लिखकर छोड़ दिया। क्या लिखा उसने? उसने लिखा चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अगर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ आप चेंज कर रहे हैं तो एज पर AS10 क्या करेंगे? मैं तोड़ के लिखवा रहा हूं, पढ़ने में आसानी हो जाएगी। अनअमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट, अच्छा, टू बी रिटन ऑफ, ओहो, टू बी रिटन ऑफ over the revised remaining useful life। इन वर्ड्स का जरा मुझे न्यूमेरिकली बताओ क्या क्या होगा। कुछ वर्ड्स तो पता होंगे आपको, देखना जरा। रिवाइज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ मेरे एग्जाम्पल में कितना? बोलो बेटा। रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना? 5 साल। बोल रहे इस वाले अमाउंट को राइट ऑफ कर दो 5 साल में। यही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? अब ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है? अनअमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट। क्या मतलब होता है इसका? रुक जाओ, ये बताओ कुल मिलाकर डेप्रीशिएबल अमाउंट कितना है? बेटा कुल मिलाकर डेप्रीशिएबल अमाउंट कितना है मेरे केस में? बेटा कुल मिलाकर जितने का डेप लगना हो, कैसे आएगा वो? कॉस्ट माइनस स्क्रैप, यही तो डेप लगना है। अच्छा, आफ्टर 3 इयर्स ये बताना जरा, इसमें से अमोर्टाइज्ड कितना है? हाँ जी भाई 57 का तो डेप लग गया, तो अनअमोर्टाइज्ड कितना बचा? 1,90,000 माइनस 57,000। बेटा बोलो ठीक है। तो ये कितना बन गया जरा बताना ये भी? 1,33,000। ठीक है बेटा ये बात। तो वो क्या कह रहा है सुनो अब दोबारा से। वो बोल रहा है अनअमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट, माने मेरे एग्जाम्पल में कितना? 1,30,000 शुड बी रिटन ऑफ। इसको डेप्रीशिएट कर दीजिए कितने समय में? रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, दैट इज, क्या कोई बता सकता है? अब रिवाइज्ड डेप्रीसिएशन पर एनम कितना लगेगा? आज के बाद 3 साल बाद आप अपने क्लाइंट को क्या सजेस्ट करोगे कि कितना डेप प्रत्येक वर्ष लगवा दें? 26,000 इज द रिवाइज्ड डेप्रीसिएशन टू बी प्रोवाइडेड पर एनम। बेटा ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बेटा। अभी नोट करवा रहा हूं, ये बताइए समझ में आती है बात? यानी एक बात तो क्लियर है,
आप ये ना कहोगे क्लाइंट से, क्लाइंट ने कहा सर ये शुरू में 10 साल लग रहा था मुझे, उस हिसाब से मैंने डेप लगा दिया और आज 3 साल बाद मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, तो जी मुझसे गलती हो गई, क्या पुराने खाते भी ठीक करूं? आप कहोगे नहीं, देखो जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ, क्योंकि वो अकाउंटिंग आपके एक एस्टीमेट था, उसके ऊपर बेस था, गलती नहीं हुई कोई आपसे, आपसे कोई गुनाह नहीं हुआ, एस्टीमेशन में चेंज हो गया, मशीनरी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कोई एरर नहीं है, एरर नहीं है तो जो हो गया सो हो गया। क्लियर है बात? इंपैक्ट जो भी लेना है वो नाउ ऑनवर्ड्स लेंगे, दिस इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। एक क्या होता है, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव और एक होता है प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, बिल्कुल शुरुआत से सब चेंज कर दो। बोलो बेटा, यानी क्या करते अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता, भैया ये सारे डेप गलत लगे हुए हैं, यहीं पे लाओ इसे क्या ज्यूम करो 8 साल, नया डेप लगाओ, 3 साल के खाते ठीक करो, ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। बिल्कुल शुरुआत से चीजों को चेंज करके लाओ, कैसे करोगे वो अलग बात है, लेकिन व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जो हो गया सो हो गया, आज से इस चेंज का इंपैक्ट ले लीजिए। बेटा क्लियर है बात? डालो हेडिंग वहीं पर ऑपोजिट साइड पर, चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, डाली हेडिंग। डेप्रीसिएशन चैप्टर बुक में लिखा हुआ है आपके पास, वहां लिखी हेडिंग चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ लिखें एज पर AS10। ये रेड पेन वाला कुछ मत लिखिएगा, हटा दूं क्या इसको? हटा ही देता हूं, समझाने के लिए सिर्फ था ये, इसका यहां कोई मतलब नहीं है। अरे लो जी, अरे लिख लोगे आप फिर बाद में ना, लो जी, एज पर AS10 change in estimated useful life। Effect of change should be applied prospectively, that is from current date। इसे अप्लाई करेंगे करंट डेट से, should be applied prospectively, that is from the current date।
नोट कर लिया इसको। अब लिखिए एग्जाम्पल। इसके बाद ये एग्जाम्पल लिखना शुरू करिए इसी प्रकार से। ये क्रिएट करिए एग्जाम्पल फटाफट से कि एसेट थी, कॉस्ट 2 लाख, इसकी लाइफ 10 इयर्स थी, स्क्रैप वैल्यू 10,000 थी। तो इस मुताबिक डेप्रीसिएशन पर एनम लगेगा 19,000 का। 3 साल का डेप लग गया 57। तो 3 साल बाद की क्या पोजीशन आई वो आप निकाल लें, फिर इसके बाद बताऊंगा क्या। करिए नोट इतना। Unamortized depreciable amount should be written off over the revised remaining useful life. मेरा नोट कर लिया, लिखो उसके आगे। और फिर अब 3 साल बाद की ये पोजीशन है। बुक वैल्यू किताबों में 143 दिख रहे हैं मुझे। रिमेनिंग लाइफ 7 इयर्स है, रिवाइज्ड रिमेनिंग लाइफ 5 इयर्स है। नोट करो फटाफट से इसको भी। ये 3 साल बाद की पिक्चर दिख रही है मुझे अब। बेटा ये भी क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद ये नोट करिए कि मेरी खुद की समरी ये अब कि भाई कुल मिलाकर डेप्रीशिएबल अमाउंट जो था वो था यहां पर कॉस्ट माइनस स्क्रैप। कॉस्ट माइनस स्क्रैप यानी 190 था। 3 साल बाद अमोर्टाइज्ड यानी कितना इस पर डेप्रीसिएशन लग गया 57,000। तो अनअमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट बचा 133। तो अब ये बताओ अल्टीमेटली कितना होगा। रिवाइज्ड डेप्ट पर एनम क्या फॉर्मूला बता दिया मैंने। अनअमोर्टाइज्ड
अनअमोर्टाइज्ड depreciable amount divide by revised remaining life। वैसे बना दिया फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला है नहीं ये कितनी निकल कर आ रही थी? 1,33,000 डिवाइड बाय 5, हाउ मच? 26,600 per annum is the revised depreciation to be provided per annum from now onwards। चौथे साल से डेप्रीसिएशन 26,600 लगना शुरू हो जाएगा। जो अभी तक लग चुका है उसे भूल जाइए। अभी तक जो 19,000 लगा रहे थे सो लग गया, उसमें कुछ भी नहीं होगा। जो लग गया सो लग गया। अब now onwards डेप्रीसिएशन अमाउंट विल बी 26,600 रुपये। छोटा भी नहीं हो रहा। लिख लिया ये आपने यहाँ पर नोट लिखा था, इस पर आइए दोबारा से। जगह बची हुई कि नहीं बची यहाँ पर? चलो लिखो, कहीं और लिख लो फिर, कोई बात नहीं, लिखें। Reasons for change in estimated useful life। भाई ऐसा क्या हो गया आज जिसके वजह से आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये एसेट अब 7 साल नहीं 5 साल चलेगी, या ये एसेट 7 साल नहीं अभी तो और 10 साल चल जाएगी। रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? क्या हो गया ऐसा आज? बोलो बेटा, ऐसा क्या हो गया आज जिसके वजह से मोर एक्सपीरियंस, बोलो बेटा, ज्यादा बेहतर मेरे को एक्सपीरियंस हो गया 3 साल यूज करके, इसलिए मुझे लग रहा है अब ये एस में लिखे हुए लिखवा रहा हूं, वो पूछ लेता है ट्रू फॉल्स वगैरह में, इसलिए रीजंस क्या क्या है? बेटर मोर एक्सपीरियंस, बोलो बेटा और क्या लिखूं? बोलो बेटा, better knowledge, most understanding and others। यही लिखा हुआ है वहां पर, यानी और भी कोई रीजन हो सकते हैं भाई, मुझे नहीं पता, मैं रीजंस में दिलचस्पी नहीं है। एएस कह रहा है मैं नहीं पूछूंगा कि आप 7 से घटाकर 5 या बढ़ाकर 10 क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, होगा कुछ रीजन आपका, शायद वो आपको ज्यादा समझ हो गई, पहले आपसे गलती हो गई थी, गलती भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है। एंड अदर्स यानी पूरी इंक्लूसिव लिस्ट है। जानते हैं 2 लिस्ट होती हैं, एक इंक्लूसिव लिस्ट, एक एक्सक्लूसिव लिस्ट। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्या फर्क है? पढ़ा होगा आपने लॉ में। इंक्लूसिव लिस्ट क्या होता है? कोई बात नहीं, ये देखो वहां लिखा होता है लिस्ट इंक्लूड्स ABCD, बोलो बेटा। और इसमें होता है एक्सेट्रा लगा हुआ या एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है?
कि ये सिर्फ 4 पॉइंट नहीं है, ये इंक्लूसिव लिस्ट है, इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं। बोलो बेटा। लेकिन अगर मैं बोलूं ये कंडीशंस हैं और ये एक्सक्लूसिव लिस्ट है, तो इसका मतलब क्या है? बस 4 ही हैं, इसके अलावा 5वां रीजन हो तो यहां मत लिखना, यहां बस 4 ही आएंगे। खैर वापस आइए, इंग्लिश है, सिंपल सी इंग्लिश है और कुछ नहीं है। नोट करिए बेटा। जैसे एक और चीज याद आ गई मुझे, इंग्लिश से ही याद आया कुछ। बेटा कोई अगर बोले तो ये बताओ मुझे ज्यादातर जवाब क्या होता है? अच्छा आप बताओ, आपका तो कुछ अलग हो सकता है, इनका तो एक ही जवाब होगा। कोई इनसे आकर कह दे, पहले तो कोई कहेगा नहीं, और कोई इनसे आकर कह दे भाई आई लव यू, तो बताओ इनका जवाब क्या होगा? हाँ, इनका जवाब होगा आई लव यू। अच्छा ये 2 कौन सा आता है? TWO2? हाँ, या ये TWO2 आता है? आधे को तो ये भी नहीं पता। बोलो बेटा, TOO आएगा TWO आएगा? चलो इतनी बात ठीक है, आई लव यू टू। लेकिन लॉजिकली ये ग्रामेटिकली गलत है, जानते बात ये आई लव यू टू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा कि मैं, किसी ने कहा कि आई लव यू, तो आप क्या कहेंगे? आई लव यू टू, यानी मैं तुमसे भी प्यार करता हूं। आप समझ रहे? बाकी तो है ही बहुत सारे, और अब तुमने कहा है तो मैं तुमसे भी प्यार करता हूं। लॉजिकली मुझे बताइए व्हाट इज द राइट सेंटेंस? आई टू लव यू। समझ में आ रही है बात? कोई मुझसे कहे आई लव यू बच्चा, मैं कह सकता हूं उसे आई लव यू टू। हाँ भाई, मैं तुमसे भी, मेरे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी प्यार करता हूं, मैं तुमसे भी प्यार। तो प्यार का मतलब सिर्फ एक ही नहीं होता। जो भूखी भूखी निगाहों से देख रहे हो, पता नहीं क्या कह रहे हैं सर। भाई मैं बाकी बच्चों से भी प्यार करता हूं और मैं तुमसे भी प्यार करता हूं, लेकिन जब ये दूसरा प्यार हो तो उसकी व्याख्या ऐसे ना हो पाएगी कि किसी ने आपसे कहा आई लव यू, हाँ हाँ टू, आई लव यू टू। वहां चप्पल पड़ने की संभावनाएं हैं अगर लड़की को ठीक से ग्रामर आती हो तो। बेटा समझ में आ रहा है? ध्यान रखना आगे से कि वो आई टू यूज कर रहा है या आई। चलो वापस आइए, कमिंग बैक, ये इंग्लिश की क्लास नहीं है बेटा, ये ठीक है बात। चलिए और देखिए, सिमिलर प्रकार से अगर हम बात करें, लो एसेट की कॉस्ट वॉज 5 लाख, लाइफ वॉज 10 years, स्क्रैप वैल्यू 20,000। बताइए डेप्रीसिएशन पर एनम कितना लगेगा एज पर SLM मेथड? जल्दी बोलो बेटा। ये लगेगा बेटा 5 लाख माइनस 20,000 डिवाइड बाय 10, हाउ मच? बेटा यही लगेगा। चलो जी ठीक है। अब क्या हुआ? हुआ ये कि 3 साल तक डेप लगता गया। टोटल डेप बताओ, 3 चेंज कर लेता हूं, 4 साल। टोटल डेप 4 साल का कितना लग गया होगा? 1,92,000 रुपीज। कुल मिलाकर
डेप लग चुका है 4 साल का। बोलो बेटा हाँ। अब ये बताइए आफ्टर 4 इयर्स, अभी तो मैं केस क्रिएट कर रहा हूं, जरा बताएं किताबों में इस एसेट की वैल्यू खाते में कितनी बच रही होगी? 3,08,000। और इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी बची हुई है? 6 साल। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? अब मेरा क्लाइंट आ गया मेरे पास, बोला सीए साहब, मैंने कहा बताओ क्या हुआ? सर एक ना ये जो एसेट मेरे पास थी 5 लाख की, आज तक कोई भी मुझसे पूछता कि भाई एसेट कितने की खरीदी? क्लाइंट कह रहा है जी 5 लाख की। कितने की खरीदी? 5 लाख की। कितने की पड़ी? 5 लाख की। आज अचानक से 4 साल बाद वो मेरे पास आया, बोला नहीं सर ये एसेट 5 लाख की ना थी, ये एसेट तो 6 लाख की थी या 4 लाख की थी, कुछ भी हो सकता है, कम या ज्यादा। यानी क्लाइंट वांट्स टू चेंज द हिस्टोरिकल कॉस्ट, ज्यादा प्रिसाइज वर्ड है। क्या मतलब है? जो हिस्ट्री में थी कॉस्ट। बोलो बेटा, यानी किसकी बात कर रहे हैं? अमाउंट बताओ किसकी बात कर रहे हैं? 5 लाख को रिवाइज करना चाहता है। अगला केस शुरू हो गया, चेंज इन हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे? पहला सवाल मेरा क्लाइंट से, भाई क्या हो गया ऐसा? व्हाट आर द रीजंस ऑफ चेंज? क्या हो गया ऐसा कि आप आज तक 5 लाख बोल रहे थे, अब आप कह रहे हो 6 लाख की है? क्या हो गया होगा? रीजन सोच के बताओ कुछ। हाँ, वैल्यू बढ़ गई होगी। अगर वैल्यू बढ़ गई होगी तो वो ये कहेगा कि ये 6 लाख की पड़ी मुझे ना। मार्केट प्राइस से इस डेप्रिसिएशन चैप्टर का मतलब ही कहां है? मैंने चैप्टर ही वहीं से शुरू किया था। डेप्रिसिएशन हैज नथिंग टू डू विद द मार्केट वैल्यू। याद आ रहा है? मार्केट में तो दाम बढ़ गए थे प्रॉपर्टी के, याद नहीं आया? डेप तो तब भी लगाया हमने। वो तो जब बेचेंगे तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, अलग बात है। मार्केट वैल्यू, अगर मैं मार्केट वैल्यू को देखकर किताबें लिखूंगा अपनी, तो भाई साहब कभी लिख ही नहीं पाऊंगा, रोज किताबें चेंज करनी पड़ जाएंगी मुझे। तो अब सोचो, मार्केट वैल्यू का मेरी किताबों पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। अब बताओ वापस दोबारा, ऐसा क्या हो गया? मैं क्लाइंट से सवाल पूछ रहा हूं, आप सोच के बताओ कि क्या हुआ होगा क्लाइंट के साथ कि वो बोल रहा है नहीं 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 सर ये एसेट ना 6 लाख की पड़ी थी। एक एक जना, क्या डिफरेंस? हमारा जो कैश है उसमें 1 लाख 6 लाख देके 1 लाख ज्यादा उसमें कम दिखा रखे हैं। चलो मान लिया पहला, सर गलती हो गई, सर गलती हो गई थी, सर एरर। सर वो 6 लाख की थी, पता नहीं मुंशी जी ने 5 लाख लिख दी, कैश में डिफरेंस आ रहा था लगातार 2-3 साल से, अब जाके पकड़ में आया ओहो ये तो मशीनरी गलत रिकॉर्ड की हुई है। दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन, एरर। और बताओ क्या? ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या? चलो ठीक है मान लिया, वो एरर में आ गया। वैसे तो एक मिनट, एरर में आ गया वैसे तो वो क्या? सर वो ना एक गलती से पकड़ में आई है आज। क्या हुआ भाई? सर वो जो हमने 1 लाख रुपए ट्रांसपोर्टेशन के, टैक्स के या भाड़े के या इंस्टॉलेशन के दिए थे, मुंशी जी ने वो इंस्टॉलेशन चार्जेस में डाल दिया, जबकि रूल क्या होता है बता रखा है कि एनी चार्जेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट शुड बी कैपिटलाइज विद द कॉस्ट ऑफ एसेट। वो 1 लाख रुपया जुड़ना चाहिए था सर, लेकिन मुंशी जी ने गलती से खर्चा मान लिया था उसे। सर प्लीज सर ठीक करवा दो उसे, इसलिए 6 लाख हो गई। बिल्कुल ठीक, वो सब एरर्स में आ गया। लेकिन और बताओ, डिमांड बढ़ गई तो क्या दाम घट जाएंगे? बढ़ जाएंगे। हाँ तो कैसी बात करते हैं? मार्केट वैल्यू की कहां से बात आ गई?
जब बेचेंगे तब देखेंगे ना, आज ये क्यों चेंज करा रहे हो। एरर बात समझ में आती है, गलती हो गई, मैं गलत रिकॉर्ड कर दिया मैंने, या कुछ रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, ठीक है, वो बात जायज़ है। और बताइए कुछ हो तो बताता हूं मैं आपको, आप पहुंच नहीं पाओगे वहां तक। रिफंड ऑफ टैक्सेस, रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। एट टाइम्स क्या होता है, मैंने मशीन इंपोर्ट की, AS 12 है हमारे पास, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। वो मेरे से कहता है कि आपने मशीनरी इंपोर्ट की, एग्जाम्पल बाहर से इंपोर्ट की मशीन 10 लाख रुपए की, सरकार ने कहा भाई 50% की हम छूट देंगे आपको, ग्रांट दे देंगे, जो टैक्सेस लगेंगे इस पर, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, मशीन 5 लाख की थी, उस पर 5 लाख का ही टैक्स लगेगा। 10 लाख की मशीन आपने इंपोर्ट की, सरकार ने कहा हम आपकी सहायता करेंगे, ग्रांट देंगे, 5 लाख रुपए हम दे देंगे मशीन के। भाई आप बड़ा भला काम कर रहे हो। ये जब मशीन इंपोर्ट करोगे, फैक्ट्री लगाओगे, तो स्टेट का डेवलपमेंट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और जो आप बना रहे हो वो एक्सपोर्ट करोगे तो फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू भी मिलेगा, बड़ा फायदा होगा देश का, आधे पैसे मैं दूंगा। समझ में आ रहा लॉजिक? AS 12 में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट में सब कुछ जाकर बातेंगे। खैर, सरकार ने बोल दिया आज 5 लाख रुपए मिलेंगे। मैंने कोटेशन बनाकर भेजी सरकार को कि 10 लाख की मशीन है, कुछ सहायता कीजिए मेरी, मैं ये फायदा देश को और स्टेट को करके देने वाला हूं। 5 लाख की ग्रांट मिल गई, 2 साल 3 साल हो गए, मैंने जो वायदे किए हुए थे सरकार से वो शायद मैं कुछ पूरे नहीं कर पाया। सरकार ने कहा नहीं भैया 5 लाख की ग्रांट तो नहीं, 4 लाख की ही ग्रांट मिलेगी। क्या मतलब हुआ? मशीन अब कितने की पड़ गई मुझे? कल तक मैं क्या बोल रहा था? 5 लाख की पड़ी। बोलो बेटा, समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही है? बोलो बेटा। ठीक है, ठीक है, एडजस्टमेंट होती है बहुत सारी ऐसी। टैक्सेस जिस टाइम इंपोर्ट किया उस टाइम टैक्स पे किया मैंने और 5 लाख की मशीन ले आया। 2 साल बाद सरकार ने क्या कहा, अरे भाई ये इस प्रकार की जितनी मशीनरी इंपोर्ट हुई है ना, इस पर गलत इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है हमने, 1-1 लाख रुपए सबसे और मांग लो। तो बेटा कल तक मेरी किताबों में, मेरे जहन में मशीन कितने की थी, आज कितने की हो गई? हो सकता है, हो सकता है, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस। बेटा क्लियर है बात? अब हुआ ये कि आज मशीनरी 6 लाख की हो गई, क्लाइंट मेरे पास आया, सीए साहब क्या करूं मैं, रिवाइज्ड डेप्रीसिएशन कितना रहेगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिवाइज्ड डेप्रीसिएशन? जी बेटा क्या करेंगे? तो एएस ने कहा, फिर से क्या कहा? एएस ने कहा कि अनअमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट टू बी रिवाइज्ड। आप एक काम कर लो, पहली बात तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लोगे। जैसे ही मैंने प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहा, आपके जहन में क्या आना चाहिए? जो हो गया सो हो गया, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, इसमें कुछ नहीं होगा। जो कुछ होगा वो अब 5th ईयर ऑनवर्ड्स होगा। बेटा क्लियर है बात? तो सुनो, अब क्या करना है आपको? अनअमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट बताओ कितना? अनअमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट बताओ कितना बेटा? 2,88,000। बेटा समझ में आ रहा है? बोल ही नहीं रहे। 3,08,000 किताबों में वैल्यू है, क्या इस सबका डेप लगाना बाकी है? 20,000 तो स्क्रैप भी है, तो कुल मिलाकर 2,88 का डेप लगना बाकी है, ऐसे समझ लो। या कुल मिलाकर 4,80 का डेप लगना था, इतना लग गया एक बार में, तो कितना बचा वो निकाल लो, सबसे एक सही आंसर आएगा। अनअमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट लिख के बताओ कितना? अनअमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट बोलो बेटा कितना? ये था हमारे पास 5 लाख की कॉस्ट, सॉरी
टोटल डेप्रीशिएबल अमाउंट था 480, इसमें से कितना डेप लग गया? 1,92,000। बताओ कितना बचा? 2,88,000 अनअमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट था। बोलो बेटा। वो बोल रहा है एएस अनअमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट टू बी रिवाइज्ड प्लस माइनस। बताओ एडजस्टमेंट कितनी करनी है? 1 लाख से बढ़ गई बेटा, एसेट की कॉस्ट 1 लाख से बढ़ गई। लो बढ़ा दो 1 लाख से। एसेट की कॉस्ट 1 लाख से बढ़ा दो, कितनी हो गई? तो पहला स्टेप तो उसने ये कहा कि अनअमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट टू बी रिवाइज्ड, एंड नाउ रिवाइज्ड अनअमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट टू बी रिटन ऑफ ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। बेटा इससे आसान हो सकता है क्या कुछ? बताना रिमेनिंग लाइफ कितनी थी? बोलो बेटा 6 साल। तो कितना लगेगा डेप्रीसिएशन पर एनम? 6.4। खत्म बात। लिखवा दूंगा कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आप ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। बेटा सारा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एग्जाम्पल? ये दिख रहा है बेटा पीछे? नहीं दिख रहा? एक काम करते हैं फिर, कोई बात नहीं, पहले 2 पेज नोट करिए। बनाइए केस। बेटा हो गई नोट? ये और नोट कर ले। चलिए बेटा इसके ऊपर कॉन्सेप्ट जो है वो लिखवा दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है बेटा, बाय बाय।